अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दो कहानियां सुनाने जा रहा हूं। पहली कहानी जिन्होंने मुझे भेजी है उनका नाम है मोहम्मद उस्मान गनी। इस वक्त दुबई में है और उनका ताल्लुक रहीम यार खान से है। और मोहम्मद उस्मान गनी के साथ उनके भाई मोहम्मद अबू बकर भी उनके साथ दुबई में रहते हैं। उस्मान गनी कहते हैं कि सर, आपकी कहानियों का जो जनून, जो एक नशा सा लग गया है हमें, हमारे कज़न हैं उन्होंने हमें इस नशे पे लगाया है। ये बकायदा उन्होंने लफ्ज़ बोले हैं कि ऐसा नशा लग चुका है कि जब तक आपकी कहानी ना सुने तो हमारी, यूं समझिए, ज़िंदगी अधूरी होती है। मैं और मेरा भाई दुबई में 10-10 घंटे की शिफ्ट करते हैं। दिन के टाइम 10 घंटे की मेरी शिफ्ट होती है, मशीनें चलानी होती हैं और उसके बाद बैठ के देखना होता है। और जब मेरी शिफ्ट ख़त्म हो जाती है तो फिर अगले 10 घंटे मेरा भाई वहाँ पे काम करता है। हमारे कज़न ने हमें एक दफ़ा कहा, ये मज़हर मलिक की कहानी है, सुन के देखो। तो ऐसे ही सुन ली आपकी कहानी, लेकिन उसके बाद ऐसा नशा लगा, ऐसा नशा लगा, यकीन मानिए हमें आज ये एहसास है, हम कोई नशा नहीं करते, लेकिन ये एक शदीद नशा है जो आपकी कहानी का है, जो हम भाई सुनते हैं। और कज़न ने और भी काफ़ी लोगों को इस नशे पे लगा दिया है। जज़ाकल्लाह, आपको कहानी बहुत अच्छी लगती है। मोहम्मद उस्मान गनी ने अपनी ज़िंदगी के वाक़यात मुझसे शेयर किए हैं कि मैं उस वक्त 9 साल की उम्र का लड़का था और एक मदरसे के अंदर रहीम यार खान शहर में पढ़ता था। ये रहीम यार खान शहर के बिल्कुल दरमियान में बना हुआ बहुत बड़ा मदरसा है। उन्होंने कहा नाम ना बताइएगा। अब वहाँ पे मेरा बड़ा भाई भी वहाँ पे पढ़ता था और मैं भी वहाँ पे पढ़ता था। ये एक सर्दियों की रात थी। एक बहुत बड़ा जंक्शन, उन्होंने उसका नाम रखा हुआ था, एक हाल नुमा कमरा जिसके अंदर नीचे चटाइयाँ बिछी हुई थीं और उन चटाइयों के ऊपर जितने भी 8 साल से लेके 12 साल तक के तालिब इल्म थे वो अपने अपने बिस्तर बिछा के वहीं पे सो जाया करते थे। और दूसरा, हमारे करीब ही एक और बहुत बड़ा हॉल था जिसमें 12 साल की उम्र से जो बड़े बच्चे होते, लड़के होते, वो वहां पे सोते थे। मुझे याद पड़ता है, मैंने ज़िंदगी में कभी, जब से बड़ा हुआ था, कभी भी सुसु बच्चे जिस तरह बिस्तर के अंदर कर देते हैं, मैंने इस तरह कभी सुसु नहीं किया था। उस रात मैं सोया हुआ था। उस हाल नुमा जंक्शन की तरह जो बड़ा सा कमरा था, उसके रोशनदान में से रोशनी आ रही थी। सो अंदर इतनी रोशनी थी कि सब मंजर बिल्कुल क्लियर था कि सब बच्चे अपने अपने बिस्तर के अंदर गहरी नींद सो रहे थे। क्योंकि सभी बच्चों ने सुबह टाइम पे उठ जाना होता था, इसलिए टाइम पे ही उनको सुला दिया जाता था। हर तरफ रात की खामोशी थी। सर्दियों की रात एक कुछ ज़्यादा ही खामोश होती है, ना ही किसी पंखे की आवाज़, ना ही किसी कूलर की आवाज़। इंसान भी दबक के अपने बिस्तर के अंदर सोए होते हैं। हम तालिब इल्म भी इसी तरह सोए हुए थे कि गहरी नींद के अंदर से मेरी आंख बेदार हो गई। मेरी आंख खुली उस ठंडक की वजह से जो मुझे शदीद ठंड लग रही थी। मैं हैरान हुआ, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? तभी मैंने अपनी आंखें खोली तो लगा कि न ख्वाब तो नहीं है, ये तो हकीकत है। मैं नींद में था लेकिन अब जाग चुका हूं, तो मुझे ठंड क्यों लग रही है? ठंड का एहसास होते ही जैसे मैंने अपने बिस्तर पे हाथ लगाया तो पता लगा ठंड इस वजह से है कि पहली दफ़ा मेरे नींद के दौरान मेरा सुसु निकल गया है, छोटा पेशाब, और उसकी वजह से मेरा बिस्तर गीला हो चुका है। अब एक 9 साल का बच्चा इतना शऊर तो रखता था कि अगर सुबह उठ के इन तालिब इल्मों को पता लगा कि मैंने अपने बिस्तर के अंदर सुसु कर दिया है तो सारे मेरा मजाक उड़ाएंगे, एक शर्मिंदगी का बायस बनेगी ये बात। तो जितनी जल्दी हो सके मैं अपने कपड़े भी बदल लूं और इस बिस्तर को भी सुबह सुबह सुखाने की कोशिश करूंगा। अब वहाँ पे गर्म पानी मौजूद होता था मदरसे के अंदर, आप रात को भी गुस्ल करना चाहें तो कर सकते थे। मैं फौरी तौर पे उठा। उसी बड़े से जंक्शन के अंदर हमारे
संदूक रखे होते थे। ब्रीफ केस जिस तरह आजकल मॉडर्न है, ट्रॉली बैग आ गए हैं, पहले दौर के अंदर उनको ट्रंक बोलते थे। संदूक जिस तरह लकड़ी का होता है उसी तरह जस्त का या लोहे का बना हुआ एक संदूक होता था जिसके अंदर कपड़े रखे जाते थे। और उस हाल के अंदर जितने भी तालिब इल्म लेटे हुए थे सबके उन्हीं के अंदर वही बैग रखे हुए थे। अब मेरा वजूद गीला था, कपड़े गीले थे, इसी वजह से ठंड लग रही थी। मैं उठा और चलता हुआ अपने संदूक के पास गया, अपने संदूक को खोला। लाइट नहीं जला सकता था क्योंकि बच्चे जाग जाते, लेकिन उस रोशनदान से आने वाली क्लियर रोशनी की मैं देख सकता था मेरा संदूक कहाँ पे है। मैंने उसको जल्दी से खोला और ये ध्यान नहीं रहा कौन से कपड़े पहनूं कौन से ना पहनूं, बस ये था जल्दी से मेरे हाथ शलवार और कमीज़ आए और मैं शलवार कमीज़ लेके फौरी तौर पे वॉशरूम जाऊं, गुस्ल करूं और कपड़े चेंज कर लूं। और जो बिस्तर है इसको सुखाने के लिए जल्दी से ऊपर ही डालाऊं। रज़ाई तो आप ले सकते हैं, नीचे जो गद्दा बिछाया होता है वो गीला हो चुका था। मोहम्मद उस्मान गनी कहते हैं क्योंकि मैंने अपनी रज़ाई उतार के साइड पे कर दी थी कि ये गीली ना हो, वो मैंने ऊपर ली हुई थी, अब नीचे वाले गद्दे को सुखाना था। मैं भागता हुआ वॉशरूम की तरफ गया और वॉशरूम के अंदर जाके मैंने गुस्ल किया और फौरी तौर पे वो कपड़े जो मेरे गीले हो गए थे उस सुसु की वजह से, उसी लम्हे उनको धोने बैठ गया। असल में सिखाया इस तरह जाता था बच्चों को, तो इसलिए उसको एहसास था कि मैं अब बड़ा हो चुका हूं, कोई देखेगा लड़का तो क्या कहेगा कि देखो राहत इसने अपने बिस्तर पे सुसु कर दिया है। मैंने जब अपने कपड़े धो लिए तो मैं सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर गया, जहां छत के ऊपर हम कपड़े खुश्क करने के लिए तार लगी हुई होती थी, उसके ऊपर कपड़े डाल देते थे। सीढ़ियां चढ़ता हुआ मैं जैसे ही ऊपर पहुंचा तो वहां पे एक बड़ा सा लड़का, जो वहां पे बड़े लड़के भी पढ़ते थे, 16-18 साल 20 साल वाले भी, मुख्तलिफ कैटेगरी के बच्चे होते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ कमरे होते हैं। तो कोई नमाज पढ़ रहा था, सफ़ेद उसने कपड़े पहन रखे थे और वो सजदे में था। तो जैसे ही सीढ़ियों से मैं ऊपर चढ़ा और किसी को देखा कि शायद तहज्जुद का टाइम होने वाला है या तहज्जुद का टाइम है, तभी कोई इस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, उसका मुंह इस तरह सजदे में था कि मैं खुश हुआ कि मैं भी अब बस तहज्जुद पढ़ा करूंगा। मेरे दिल में एक ख्याल सा आया। मैंने अपने कपड़े जो धो चुका था उनको तार के ऊपर फैला दिया और तार के ऊपर फैला के जैसे ही नीचे उतरने लगा तो उसी वक्त वो जो सजदे के अंदर था उसने अपना चेहरा सजदे से ऊपर उठाया। रात की उस चांदनी रात में, सर्दियों की रात थी, फोग नहीं थी, लेकिन इतना मंजर क्लियर था उस वक्त कि मैं उस नमाज को नमाजी पढ़ते हुए सजदे में देख चुका था। और जैसे ही वो सजदे से ऊपर उठा तो उसी लम्हे उस चेहरे को देखने के लिए मैं बेताब था कि कौन है जो रात की इस तारीकी में अपने रब के साथ इस तरह सजदे में है कि राजो न्याज की बातें कर रहा है। जैसे ही उसने अपना सर सजदे से उठाया, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा वजूद थर थर कांपना शुरू हो गया। मैं भागने की कोशिश करूं तो मेरे पाँव मेरा साथ न दे, मैं भाग तक नहीं पा रहा था और मुझे लगा अगर मैं कुछ देर यहाँ मजीद खड़ा रहा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। मैंने पाँव को उठाने की कोशिश की, लगता था पाँव जमीन से चिपक गए हैं। वो जो सामने नमाज पढ़ रहा था वो कफन में लिपटा हुआ एक शख्स था। उसने कफन पहन रखा था और कफन इस तरह उसके सर पे बांधा हुआ था जैसे कोई शख्स मर जाता है और उसको कफन पहना के लिटा देते हैं और आखिरी लम्हे दीदार करने के लिए सिर्फ उसके चेहरे से वो हिस्सा जहाँ पे उसका चेहरा होता है, कफन को, उस सफ़ेद कपड़े को हटाया जाता है कि आखिरी दीदार कर लें और फिर से छुपा दिया जाता है, क्योंकि सर वाली साइड पे एक बड़ी सी गिरह लगाई होती है, गांठ लगाई होती है। उसके सर पे एक बड़ी सी गिरह थी और उसके वजूद में से सिर्फ उसका चेहरा था जिसको मैं देख पाया था, क्योंकि सजदे में मुझे उसकी समझ नहीं लगी थी। जैसे ही सजदे से उठ के बैठा, वो कफन पहने हुए एक शख्स था, उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे को देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई जिंदा नहीं मुर्दा शख्स है और इस मुर्दा शख्स ने कफन पहना हुआ है और कफन में लिपटे हुए ही वो नमाज पढ़ रहा था। क्योंकि उसी लम्हे मेरी पाँव पे, उसी लम्हे मेरे उसके हाथों पे, उसी लम्हे पूरे वजूद पे निगाह पड़ी तो कोई हिस्सा भी नज़र नहीं आ रहा था, पूरे वजूद पे कफन लिपटा हुआ था।
जब मैं सीढ़ी के ऊपर चढ़ा था उस वक्त तवज्जो नहीं दी थी, और जाते हुए जब सर के ऊपर बंधी हुई कफन की गिरह नजर आई और उसका चेहरा नजर आया और पूरे वजूद पे रोशनी पड़ी, तो वो कफन ही था, और कफन में लिपटा एक मुर्दा रात को छत पे नमाज पढ़ रहा था। सोचिए कितनी खौफनाक लम्हा था मेरे जैसे बच्चे के लिए कि मैं थर थर ना सिर्फ कांपता रहा, कैसे अल्लाह की रहमत मेरे ऊपर हुई कि मैं बेहोश नहीं हुआ, जैसे कैसे मैं अपने टांगों को जो चिपक चुकी थी ज़मीन से, कांप रही थी थर थर मेरी टांगें, मैंने अपनी टांगों को हिलाया और जल्दी से सीढ़ियों से नीचे भागा। तेजी से भागता हुआ मैं अपने उस हालनुमा कमरे में तो पहुंच गया, लेकिन अपने ट्रंक के साथ इस तरह जाके टकराया। उसका जो कोना होता है वो बड़ा खौफनाक होता है, वो आपको लग जाए तो आप जख्मी हो जाते हैं, और वही कोना मेरे पाँव में बकायदा लगा। वहाँ पे लड़के सोए हुए थे, मैं उनके ऊपर से गुजरता हुआ गया। मैं इतना हवास बाख्ता था कि मैं किसके ऊपर पाँव रख रहा हूँ, किसके जिस्म के ऊपर पाँव रख रहा हूँ, टांगों पे पाँव रख रहा हूँ, मुझे कोई होश नहीं। वरना बंदा इस अंदाज में लड़के सोए होते हैं कि आपको एहतियात से गुजरना होता है, क्योंकि मैं डरा हुआ इतना था कि कोई एहतियात नहीं। मैं उनके ऊपर से भागता हुआ गया, कुछ लड़के जाग भी गए। मुझे ट्रंक को पाँव लगा, इतने ज़ोर से लगा कि आज तक वो चोट का ज़ख़म का निशान मेरे पाँव में मौजूद है। उस लम्हे मुझे अपना वो ज़ख़म भी भूल गया। मैं कैसे अपने बिस्तर पे जाके बैठा और थर थर कांपता रहा। और सुबह जब लड़के उठना शुरू हुए, जो कुछ वो उस वक्त भी उठ गए थे खौफ की वजह से, मैं उनके ऊपर चढ़ गया था। वो मुझसे बोले क्या हुआ, तो मैंने उनको बताया कि सुबह रात को मैंने कफन में लिपटे हुए किसी को छत पे देखा है। जो उस मदरसे में तालिब इल्म थे, उनके पहले से ये बात डाली गई थी कि मदरसे में शायद हो सकता है कोई अल्लाह की मखलूक और भी हो जो यहाँ पे अपनी इबादत करे, तो डरना नहीं है। तो उनमें से काफ़ी लड़के बोले हाँ अल्लाह की मखलूक होती है, वो इबादत करती है, वो भी कोई अल्लाह की मखलूक होगी, तो डरो मत। और उन्होंने मुझे भी हौसला दिया। कुछ लड़के उनमें से काफ़ी ज़्यादा डर भी गए। और ये बात हमारे जो मौलवी साहब थे, इमाम साहब थे, उन तक ना पहुंची। तकरीबन 15-20 दिन आराम से गुजर गए। 15-20 दिन में मजीद कुछ भी ना हुआ। 20 दिन के तकरीबन एक अंदाज़ा है, वो 18 दिन भी हो सकते हैं, वो 15 दिन भी हो सकते हैं, कि मैं सोया हुआ था अपने बिस्तर पे कि मेरा हाथ इस अंदाज में, जैसे कोई करवट लेने के लिए अपना हाथ सीधा लौटता है, मैं करवट ली हुई थी और मैं जैसे सीधा लेटा तो आप अपना हाथ ऐसे साइड पे रखते हैं। जैसे ही मैंने अपना हाथ साइड पे रखा तो मेरा हाथ किसी के सीने पे जाके लगा। जैसे ही किसी के सीने पे मेरा हाथ टच हुआ तो एकदम से मेरी आंख खुल गई कि ये क्या, मैं नींद में हूं या बाकी सोया हुआ हूं। तो मेरी आंख खुली तो लगा नहीं, मैं तो ख्वाब देख रहा था। नहीं, मेरा हाथ अभी भी किसी को टच हो रहा है, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। और ये जैसे ही ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैंने उसी लम्हे मुड़ के देखा तो मेरी रोंगटे खड़े हो गए। मेरे ही बिस्तर में मेरे साथ कोई लेटा हुआ था। मैंने अपनी रज़ाई को ऊपर से हटा दिया था देखने के लिए। जैसे ही रज़ाई को हटाया तो मैंने देखा मेरे साथ एक छोटा सा लड़का सोया हुआ है। वो लड़का जिसका कद बहुत छोटा सा था, उसका चेहरा बहुत ही लंबा था, इतना लंबा चेहरा कि मेरे मुंह से ज़ोरदार चीख निकली, लेकिन वो चीख की आवाज़ किसी को भी नहीं सुनाई दी, क्योंकि वो चीख मेरे गले में ही फंसी रह गई। मैं चीखना चाह रहा था, चीख रहा था, लेकिन किसी को भी मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी। मैं हवास बाख्ता हो चुका था और चीखने के बावजूद गले से आवाज़ें नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो जो लड़का मेरे साथ सोया हुआ था उसका चेहरा एक तो इतना लंबा था और ऊपर से उसका नाक, उसकी आँखें, उसका मुँह आपस में चिपके हुए थे, जैसे किसी को कोई कंप्रेस करके चिपका देता है। एक लंबा मुंह, बहुत ज़्यादा लंबा। इंसान का अगर मिसाल के तौर पे 6 इंच का मुंह है, 7 इंच का मुंह है, तो उसका कोई 18 इंच का मुंह था, बहुत बड़ा। लेकिन उसकी आंखें, उसका छोटा सा नाक और छोटा सा मुंह आपस में चिपके हुए थे। बहुत ही छोटा सा नाक था, बहुत ही छोटी सी आंखें और बहुत ही छोटा सा मुंह जो आपस में चिपके हुए थे। बहुत ही अजीबोगरीब था। लेकिन उसके कान उसके मुंह से भी बड़े थे। जितना लंबा, उसकी आंखें, उसका नाक, उसका मुंह बिल्कुल दरमियान में था। ऊपर माथा बहुत चौड़ा खाली था, नीचे वाला हिस्सा जो थोड़ी होती है, चिन्ह होती है, उससे ऊपर वाला हिस्सा भी सारा खाली था। और उसके कान जो साइडों पे थे चूंच वाले और बहुत बड़े कान थे, इतने बड़े कि अगर उसका मुंह
15 इंच या 20 इंच का था तो कान 22-25 इंच के थे। इतने बड़े बड़े उसके कान थे। और जैसे उसको मैंने देखा, उठ के बैठा और खौफ से चीखें मार रहा था, तो उसी लम्हे उस जगह से खड़ा हुआ और उठ के उसने मेरे इर्द गिर्द चलना शुरू कर दिया। अब उसको मैंने और गौर से देखा। अगर उसका वजूद 2 फुट का था तो उस 2 फुट में 1 फुट का उसका मुंह था। यानी गर्दन के आगे मुंह इस तरह नीचे तक, पेट तक आया हुआ था कि आधा उसका मुंह था और आधा नीचे उसका वजूद था। वो 2 फुट टोटल उसका कद होगा और 1 फुट का उसका मुंह ही था। बहुत खौफनाक और बहुत भयानक। और जैसे ही वो उठ के खड़ा हुआ, लेटा हुआ था मेरे पास, मैंने उसी के सीने पे हाथ रखा था, तो तब मुझे एहसास हुआ उसके सीने पे नहीं, उसके मुंह पे हाथ पड़ा था। और जैसे ही वो उठ के खड़ा हुआ तो उसने मेरे इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। इंतहाई छोटे छोटे उसके पाँव थे, इंतहाई छोटे छोटे उसके हाथ थे, जैसे कोई 3 महीने या 4 महीने का छोटा सा बच्चा होता है जो पैदा हुआ होता है, उसके जितने छोटे छोटे हाथ और पाँव होते हैं, वैसे उसके छोटे छोटे हाथ और पाँव थे। लेकिन चेहरा इतना बड़ा और कान इतने बड़े, और उसकी आंखें नहीं नज़र आ रही थी, बिल्कुल छोटी सी आंखें। और वो मेरे इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गया। वो जैसे मेरे इर्द गिर्द घूम रहा था तो मैं चीखें मार रहा था। तभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो मैं चीखें मार रहा हूँ, मेरी चीखों की आवाज़ें किसी को भी नहीं जा रही, कोई भी मेरी चीखों पे नहीं उठ रहा। इसका मतलब है किसी को मेरी आवाज़ ही नहीं जा रही। तभी मैंने देखा वो जब घूम रहा है तो मैंने कहा मैं उठूं और भागूं और साथ वाले हाल नुमा कमरे के अंदर जहां मेरा भाई सोया हुआ है, मैं भाग के भाई के पास जाऊं और उसको मदद के लिए कहूं कि मेरे साथ कोई इस तरह लेटा था, अब वो मेरे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। मैं एकदम से, कैसे मेरे अंदर हिम्मत आई, मैं अपनी जगह से उठ के तो खड़ा हो गया और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे ये तक भी याद नहीं मैंने किसी के जिस्म के ऊपर पांव रखा, जो सोए हुए लड़के थे, किसको टक्कर लगाई, किसके साथ क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं दौड़ता हुआ तेज़ी से जैसे ही दरवाजे के बाहर निकलने लगा तो उसी वक्त देखा मैंने बाहर एक और कोई खड़ा हुआ है। उसी बच्चे की तरह उसका भी चेहरा था, उसी बच्चे की तरह उसके भी कान थे, नाक, मुंह, आंखें उसी तरह थी, लेकिन उसका कद इतना बड़ा था कि आम इंसान से भी कई गुना बड़ा कद। अगर आम इंसान का कद 5 फुट 8 इंच होता है तो उसका कद तकरीबन कोई 9-10 फुट होगा। और जिस तरह वो छोटा बच्चा मेरे साथ लेटा हुआ था और शायद उसका बाप था, कौन था वो, उसी तरह का बहुत लंबा सा बाहर खड़ा था। हाथ और पांव उसके भी बहुत छोटे से थे, उस लड़के से तो बड़े थे लेकिन बहुत छोटे छोटे थे। और मैं जो चीखें मारता हुआ भागा था, मुझे कुछ होश नहीं। वहां मैंने उसे देखा और फर्श पर गिर गया। कितनी देर मैं फर्श पे पड़ा रहा कि यहाँ मुझे आवाज़ आई, लड़के अब आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो गए थे, शायद सुबह हो गई थी। मैं खौफजदा होकर वहाँ पे बेहोश सा हो गया था। जब लड़के सारे उठना शुरू हो गए, सब ने मुझे देखा, मैं पड़ा हुआ हूँ, मैं भी उठ गया, पूछा क्या हुआ है, तो मैं कांप रहा था, शदीद खौफजदा था। और सारी बात मैंने उन लड़कों को बताई और फिर ये बात हमारे कारी साहब तक भी पहुँची। कारी साहब को मैंने सारी ये बात बताई कि पहले कैसे मैंने छत पे किसी को कफन में नमाज पढ़ते हुए देखा था और आज रात जो गुजरी है उसमें मेरे साथ एक बच्चा लेटा था और उसी तरह का एक बड़ा बाहर भी खड़ा था। कारी साहब ने कहा घबराओ मत, मैं तुम पे दम करता हूँ। कारी साहब ने मेरे ऊपर दम किया, पढ़ाई की और उसके बाद कहा आज के बाद ये चीज़ें तुम्हें नज़र नहीं आएंगी। बाज़-औक़ात ये चीज़ें किसी इंसान को नज़र आना शुरू हो जाती हैं, हर इंसान को नहीं, किसी बच्चे को नज़र आ सकती हैं, लेकिन घबराओ मत बेटा, अब नहीं नज़र आएंगी। और जब उन्होंने दम किया तो मैं काफ़ी दिन डरा रहा, लेकिन उसके बाद फिर कोई चीज़ भी मुझे ज़िंदगी में नज़र नहीं आई। मोहम्मद उस्मान गनी कहते हैं कि मेरी दादी ने मुझे एक और खौफनाक सच्ची कहानी सुनाई थी जो मैं चाहूँगा आगे आपके साथ शेयर करूँ, तो ज़रूर आप मुझे सेंड कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपकी कहानी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। अगली कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मुझे भेजी है गगन ने। गगन कहते हैं मेरा रियल नाम है। मैं इंडिया पंजाब से हूँ, इस वक्त चंडीगढ़ में रहता हूँ। ये जो कहानी वो सुनाने जा रहे हैं ये है गोबिंदगढ़ नियर साहनीवाल, लुधियाना का रहने वाला था। ये वहाँ रहते रहे हैं पहले, अब तो शिफ्ट हो चुके हैं चंडीगढ़ में। पहले गोबिंदगढ़ और नियर है साहिनवाल, लुधियाना। वो कहते हैं मैं एक सिख फैमिली से हूँ, बट मेरी
ग्रैंड पेरेंट्स इस्लाम के फॉलोअर्स थे। ये सिख फैमिली से हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो इस्लाम के फॉलोअर थे। मैं अब इस्लाम की तरफ आ गया हूँ और कुरान की आयतें विर्द करता हूँ। आप जो भी बताते हैं वो सब ध्यान से सुनकर अमल करता हूँ, याद करता हूँ, और ये आपकी वजह से हुआ है। मैं आपकी वजह से इस्लाम की तरफ आया हूँ, आपकी वज़ाइफ की वजह से। लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन, उन्होंने ये भी लिखा है। गगन जी, अल्लाह ताला ने अगर आपको इस रास्ते पे डाला है और अगर सोर्स मैं हूँ, मेरी वजह से आप इस्लाम की तरफ राग़िब हुए हैं और आप आयतें याद करके आयतें पढ़ते हैं, अमल करते हैं और आप इस्लाम कबूल कर चुके हैं और आपने उसका ज़िम्मेदार मुझे ठहराया है कि मेरे ज़िम्मे है, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत मेरे लिए क्या बात हो सकती है कि मेरी वजह से, मेरी वज़ाइफ की वजह से आपने इस्लाम कबूल किया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे। मैं हाज़िर हूँ। आपको कोई भी मुझसे मज़ीद गाइडलाइन चाहिए, मुझसे जो भी पूछना हो, एनी टाइम यू कैन कॉल मी। मैं 24 आवर आपके लिए अवेलेबल हूँ। लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन। जज़ाकल्लाह। गगन कहते हैं, अच्छा आपके वाक़यात, क्योंकि आपने कहा है आगे पीछे मैं कर दूं, तो मैं इसको अपनी लफ्ज़ों में करने जा रहा हूं, आगे पीछे करने जा रहा हूं, ताकि खौफनाक जो सीक्वेंस है वो आगे मज़ा आए कहानी का। गगन कहते हैं, मैं एक ऐसे गांव जिसका ये रियल मैंने बताया है सारा गांव वगैरह जो ये था, यहाँ पे हम छोटे थे, बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जहन में आ चुकी थी जो उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन हुआ क्या, ये मैं आगे पीछे कर रहा हूं वाक़यात, कि जब मेरे अपने साथ 2 वाक़यात हुए, नौजवान खून था, डर खौफ लगता नहीं था, कई खुदकुशियों के वाक़यात हमारे घर के साथ जो रेल की पटड़ी थी, एक ख़ास जगह पे जहाँ पे कई लोगों ने खुदकुशियाँ की थी। मैं उन चीज़ों को नहीं मानता था, बट वक्त ने मुझे जब अपनी आंखों से दिखाया और अपनी आंखों से मैंने देख लिया, तो फिर उसके बाद वो जितने भी वाक़यात मैंने सुने थे, तब यकीन हुआ कि वो सब सच थे। पहला वाक़या मेरी आंखों के सामने मेरे घर में हुआ, क्योंकि उनके वालिद के वाक़यात हैं और गांव वाले के वाक़यात उन्होंने मुझे पहले बताए हैं, जो मैं सीक्वेंस बनाने के लिए आपको आगे बताऊंगा। मैं घर के ऊपर वाले पोर्शन में लेटा हुआ था, दिन के 3 बजे का टाइम था। मेरी नींद पूरी हुई और मैं उठ के बैठ गया। चारपाई पे इस अंदाज में बैठा था, मैंने पाँव नीचे लटकाए हुए थे और उठने की नीयत से बैठा था। ये ऐसा कमरा था जिसके साथ एक और कमरा भी जुड़ा हुआ था कि मेरी आंखों ने देखा एक काली बिल्ली कमरे के अंदर दाखिल हुई है। वो जो आगे वाला कमरा जो जुड़ा हुआ था, उसका जो दरवाज़ा था, उसके पर्दे के अंदर मेरी निगाह पड़ी। मैं अभी तो सो के उठ के बैठा था, तो वो पहले से शायद दाखिल हो चुकी थी और जो सामने एक कमरा है उसके साथ जुड़ा हुआ एक और कमरा है और दरमियान में एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे के आगे पर्दा लगा हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है। तो मैंने देखा एक काली स्याह बिल्ली जिसका कद बहुत बड़ा है। उस बिल्ली ने एक दफ़ा मेरी तरफ देखा है कि ये जाग चुका है और उसके बाद पर्दे से बाहर निकल के वो देख रही थी। दोबारा से वो पर्दे के पीछे इस अंदाज में चली गई कि वो दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई। मैंने कहा ये तो नुकसान पहुंचा सकती है आगे जाके, या कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, अंदर घुस गई है, क्योंकि बिल्ली हमारे घर के अंदर इस तरह नहीं घुसती थी, पालतू तो थी नहीं। तो ये बिल्ली अंदर घुस आई है, तो मैं इसको जल्दी से निकालूं, अंदर कोई सामान ना तोड़ दे, चीज़ें पड़ी हैं कीमती। तो मैंने बस चप्पल पहनी है, 1 या 2 सेकंड मुझे चप्पल पहनने में लगे होंगे और मैं उठ के सीधा गया हूं, पर्दा हटाया है, बिल्ली अंदर दाखिल हो चुकी थी। अब मैंने लाइटें जलाकर, दिन का टाइम था वैसे भी, बिल्ली को ढूंढना शुरू कर दिया कि बिल्ली बाहर निकले, बाहर निकले। और मैंने पूरा कमरा छान मारा, बिल्ली कहीं नहीं थी। इधर देख, उधर देख, उसके नीचे देख, उसके नीचे देख। अगर बिल्ली वहां से निकलती तो मैं ऐसी जगह पे खड़ा हुआ था जहां मुझे वो क्लियर नजर आती, और जिस कमरे के अंदर वो घुसी थी उस कमरे के अंदर कीमती सामान पड़ा था। जो दूसरा कमरा जहां से वो निकल के जाती, यानी एक तो ये दरवाजे से गुजरती जिस कमरे के अंदर मैं उसको ढूंढ रहा था, इस दरवाजे से निकलने के बाद दूसरे कमरे का जो दरवाज़ा था फिर वो उससे निकल के जाती, वो दरवाज़ा बंद था। तो मेरा ये था, पहले मैं इसको इस कमरे से निकाल के दरवाज़ा बंद कर दूंगा और फिर दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोल दूंगा कि ये बाहर निकल जाए। मैंने उसको पूरे कमरे में ढूंढ लिया, हर उस जगह पे ढूंढ लिया जहां पे उसको होना चाहिए था, बिल्ली कहीं पे भी नहीं थी।
मैंने कहा ये तो बाहर तो जा नहीं सकती, क्योंकि दूसरे कमरे का दरवाज़ा ही बंद है जिससे उसने बाहर निकलना था, तो ये अंदर कैसे आई? पहले तो अब सवाल ये था, दरवाज़ा बंद है। मैं जब सोया था कुंडी नहीं लगाई थी, लेकिन दरवाज़ा तो बंद था, तो फिर अंदर कैसे आ गई? दिमाग में ख्याल आया शायद किसी ने दरवाज़ा पहले खोल दिया हो, मुझे देखा हो मैं सो रहा हूँ, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया हो, इतनी देर में ये अंदर आ गई है। कोई भी रीज़न हो सकती है, या कोई अंदर आया हो किसी काम के सिलसिले में दरवाज़ा खोल के, तो ये पीछे घुस गई हो, छुप गई हो, उसने ना देखा हो, फिर वो दरवाज़ा बंद करके चला गया हो। लेकिन अब निकलेगी कैसे जब तक मैं बाहर का दरवाज़ा नहीं खोलूँगा? मैंने सारा इधर उधर हर जगह पे ढूंढ लिया, कहीं पे भी बिल्ली ना मिली, दूसरे कमरे में भी ढूंढ लिया, कहीं पे ना मिली। और फिर मैं नीचे उतर गया दरवाज़ा बंद करके। सीढ़ियों से गुजरता हुआ जब मैं नीचे पहुंचा तो घर वाले सहन में ही बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा क्या कोई बिल्ली बाहर की तरफ आई है? उन्होंने कहा नहीं आती तो इसी सीढ़ी के रास्ते नीचे आती, यहाँ से तो कोई नहीं आई। मैंने उनको जब वाकया बताया तो कहते हैं अगर बिल्ली है वो तो नुकसान पहुंचा सकती है, ऊपर सामान पड़ा हुआ है, तोड़ फोड़ कर सकती है, चलो ऊपर चल के ढूंढते हैं। घर वाले मेरे साथ ऊपर आ गए, दरवाज़ा अभी भी बंद था, बिल्ली बाहर नहीं गई थी। हम सब घर वालों ने चप्पा चप्पा छान मारा, कोना कोना छान मारा, बिल्ली का कहीं नामो निशान भी नहीं था। तब माँ ने कहा बस छोड़ दो, वो बिल्ली नहीं थी, कोई और मखलूक थी। और मुझे उसकी आंखें, उसका मुझे एक दफ़ा घूरना और अंदर की तरफ जाना याद था, और मैं समझ गया था इसका मतलब है जो मैंने सुन रखा है, हमारे घर में भी जादू हुआ है, हमारे घर में भी मामलात हैं। तो आज पहली दफ़ा मैं उसी जिन को देख रहा था जो बिल्ली के रूप में था। दूसरा वाक़या मेरे साथ उस वक्त हुआ, सर्दियों के दिन थे। घर के अंदर गैस का सिलेंडर होता था जो हम भरवा के लाते थे, खाना वगैरह उसी गैस के ऊपर पकाते थे। जब वो ख़त्म हो जाता था तो मैं या भाई साइकिल पे उस सिलेंडर को बांध के, उसका जो पीछे कैरियर होता है उस पर बांध के उसको दूसरे शहर लेके जाते और वहाँ से भरवा के लाते थे। हमारे उस छोटे से गांव में सिलेंडर भरने वाला कोई दुकान नहीं थी, सिलेंडर खाली था। अम्मी ने मुझे कहा, मैंने सिलेंडर को अपने नए साइकिल पे, बिल्कुल नया साइकिल, उसके कैरियर पे रबड़ के साथ बड़ी मजबूती से उसको बांधा और मैं शहर की तरफ रवाना हो गया। रेलवे ट्रैक था, रेलवे ट्रैक के बाद एक नहर आती थी, नहर के साथ साथ चलना पड़ता था। वहीं पे ही एक पीपल का दरख्त था, नहर जहाँ से हम मुड़ते थे वहीं पे पीपल का दरख्त, और पीपल के दरख्त के साथ ही रेल की पटड़ी थी, रेल का ट्रैक था। अब मैं उस शहर पहुंच गया, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग सिलेंडर भरवाने के लिए आए हुए थे, सो मुझे इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार करते करते कुछ अपने भी काम करने थे, इधर उधर में फिरते शाम हो गई। और जब शाम को सिलेंडर भर चुका तो उस सिलेंडर को मैंने पीछे कैरियर पे रखा, फिर से अच्छी तरीके बांध दिया और साइकिल पे बैठ गया अपने गाँव जाने के लिए, क्योंकि अब मुझे जल्दी थी, रात होने वाली थी और धुंध छाने वाली थी, फोग आने वाली थी और मैं लेट हो जाता। साइकिल के कैरियर पे उस सिलेंडर को बांधे मैं साइकिल चलाता हुआ अपने गांव की तरफ आ रहा था। अब फासला काफ़ी मैं तय कर चुका था, दरमियान में तकरीबन पहुंच गया था। आधा रास्ता तय था और आधा रास्ता मैंने तय करना था। जल्दी ये थी कि धुंध होने से पहले पहले अंधेरा हो जाएगा, मैं घर पहुंच जाऊं। कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे अंधेरा तो हो गया था, यानी धुंध से जो घुप अंधेरा होता है, मैं उससे बचना चाह रहा था। अब शाम तो हो गई थी, अंधेरा था। तो एक साइकिल की पैडल चलाने की, जब आप पैडल मारते हैं और चलाते हुए आते हैं तो एक आवाज़ सी आती है, तो मुझे उसी लम्हे आवाज़ आई जैसे कोई और साइकिल वाला मेरे पीछे आ रहा है। तो मेरे अंदर एक थोड़ी सी डर खौफ नहीं था, एक वो उम्मीद जागी, चलो एक और भी कोई आ रहा है, यकीनन अगर इस रास्ते पे आ रहा है तो मेरे ही गाँव का बंदा होगा, तो हम दोनों ही बातें करते हुए चले जाएंगे। तो मैंने अपनी स्पीड को जो तेज़ बढ़ाई हुई थी थोड़ी स्लो कर दी कि ये मेरे करीब आ जाए। मेरे पीछे से उसी तरह पैडल की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि हर तरफ रात की खामोशी, एक रात अंधेरा हो चुका था, शाम गहरी हो चुकी थी, और उसी तरह की क्लियर एक आवाज़ थी साइकिल की, जैसे कोई और भी आ रहा हो। जब मैंने स्पीड को स्लो किया तो वो जो भी था मेरे करीब आके पहुँच जाता, वो और स्लो हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, शायद रुक गया है, ये क्या हुआ है। खैर मैं आगे बढ़ गया, मैंने साइकिल को और चलाया तो पता लगा आवाज़ तो फिर पीछे से आ रही है, इसका मतलब है वो काफ़ी पीछे रह गया है। मैं और स्लो करता हूँ, फिर मैंने दूसरी दफ़ा अपने साइकिल को स्लो किया तो फिर पीछे से आवाज़ आनी स्लो हो गई। अब मेरा साइकिल रुका हुआ नहीं है, चल रहा है, लेकिन जितनी स्लो मैं चला रहा हूँ पीछे वाले साइकिल की आवाज़ भी उतनी स्लो आ रही है।
अब मैं साइकिल को रोक कर खड़ा हो गया कि वो करीब आ जाए, फिर हम आगे चलेंगे दोनों बातें करते हुए, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था। साइकिल चलाते स्लो करते, वैसे भी अब 15-20 मिनट या 30 मिनट ही होते हैं जब घुप अंधेरा छा जाता है, और तकरीबन अंधेरा हो चुका था। मैं साइकिल को 2 से 3 मिनट रोक के खड़ा रहा कि जो भी है जिसकी मैं आवाज़ सुन पा रहा हूं 2 से 3 मिनट में तो उसको मेरे पास पहुंच जाना चाहिए, लेकिन मेरे करीब कोई भी ना आया। तो मैंने कहा चलो यार मैं तो चलूं, इसके चक्कर में मैं ना लेट हो जाऊं। मैंने फिर से साइकिल को चलाया, और जैसे ही साइकिल को तेज़ चलाने के लिए तेज़ पैडल मारे तो पता लगा उसी वक्त कोई पीछे से जो आ रहा है वो भी तेज़ साइकिल चलाता हुआ आ रहा है। मैं कहा यार ये क्या हुआ है। उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि जो भी कोई है पीछे वो साइकिल पे नहीं है। अब उसकी आवाज़ ऐसे है जैसे कोई पैदल चल रहा हो, और चलते चलते मैं उसी पीपल के पेड़ के बिल्कुल करीब पहुंच गया, जहां से मुड़ते ही फिर वो रेल की पटड़ी आती, और फिर रेल की पटड़ी के साथ मैं गांव की तरफ जाता और नहर आती। और जैसे ही मैं पीपल की पटड़ी के करीब पहुंचा तो मेरी आंखों ने जो नज़ारा देखा वो बहुत ही दिल दहलाने वाला नज़ारा था। उसी पीपल के नीचे एक इंसान खड़ा हुआ था। जहां पे घुप अंधेरा हो चुका था, मैं साइकिल की स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज़ इसलिए नहीं कर पा रहा था, अब अंधेरा था, मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से चलना था। वहीं उस पीपल के नीचे जहां पे बहुत अंधेरा था, वो चमकता हुआ इंसान जिसके वजूद से ऐसे लगता था, ऐसी रोशनी निकल रही है कि घुप अंधेरे में भी उसके वजूद को मैंने क्लियर देखा था। वो अपने पाँव के सहारे उसी पीपल के दरख्त के नीचे खड़ा था। उसकी टांगें, उसके बाजू, उसका सीना, उसका पूरा वजूद कायम व दायम था, लेकिन गर्दन से ऊपर उसका सर नहीं था, या यूं कह लीजिए उसकी गर्दन ही नहीं थी। और उस हिस्से से जहां पे गर्दन होती है इस तरह खून उबल रहा था जैसे किसी ने अभी अभी उसकी गर्दन को काट दिया हो, उसकी गर्दन को उड़ा दिया हो, और गर्दन कटने की वजह से उसके धड़ के अंदर से खून निकल रहा हो। ऐसा मंजर जैसे उसकी गर्दन यहीं कहीं पास पड़ी होगी, और वो खड़ा है और अभी मुंह के बल गिर जाएगा। जब इंसान कोई खड़ा हो, पीछे से तलवार से कोई वार करे तो उसकी तो गर्दन कट के गिर जाएगी, लेकिन उसका वजूद जिसके अंदर से धड़ से इस कंधों के दरमियान में से जो हिस्सा है वहां से खून इस तरह उबल पड़ेगा कि कुछ ही सेकंड के बाद उसका वजूद मुंह के बल या पीछे कमर के बल गिर जाएगा। लेकिन वो खड़ा हुआ था, वो गिर नहीं रहा था। और तभी जब मेरी उस पर निगाह पड़ी कि कटे हुए सर वाला इंसान मेरे सामने खड़ा है, उसके वजूद से खून उबल रहा है, तो मैंने और तेज़ी से पैडल मारे। खुदा बेहतर जानता है कैसे मैं उस लम्हे वहाँ बेहोश नहीं हुआ, बल्कि मैं तेज़ हो गया। और जैसे ही मैंने साइकिल तेज़ चलाई तो उसी जगह से जहाँ पीपल के नीचे वो खड़ा था मुझे एक कहका सुनाई दिया, और जैसे ही कहका सुनाई दिया मैंने फौरन पढ़ाई करनी शुरू कर दी। और मैं पढ़ते पढ़ते जब काफ़ी आगे आ गया तो उसी वक्त पीछे एक ज़ोरदार धमाका हुआ। और जैसे ही धमाका हुआ, वो जो मेरा कैरियर था जिसके ऊपर वो सिलेंडर, गैस वाला सिलेंडर मैंने बांधा हुआ था, वो कैरियर टूट चुका था। मेरा साइकिल बिल्कुल नया था, इम्पॉसिबल था कि उसका कैरियर टूट सके। इतना मजबूत साइकिल था, कैरियर कैसे टूट गया। लेकिन जो भी चीज़ पीछे थी उसने कैरियर को तोड़ दिया था। अब मजबूरी थी, मुझे साइकिल से नीचे उतरना था। मेरी हालत ख़राब थी, मैं पढ़ रहा था, मेरी खौफजदा हो चुका था, दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, पूरा वजूद के अंदर कपकपाहट थी। मैंने फिर भी अपना विर्द जारी रखा और नीचे उतरा। अब मेरे लिए मुश्किल ये थी कि मुझे पैदल चलना पड़ता, क्योंकि अब मैं सिलेंडर को कहाँ रखता, उठा तो सकता नहीं था, मुझे साइकिल को भी चलाना था। तो फिर मैंने क्या किया, डरते डरते कि पीछे ना देखूं, पीछे देखा तो मैं बेहोश ना हो जाऊं, पीछे देखा तो मुझे कुछ हो जाएगा। अभी का कुछ लम्हे का मंजर जो मैं अभी अभी गुजर के आया था, मेरे आंखों में ऐसा छाया हुआ था कि मुझे बस निकलना है और अपनी आंखों को बंद रखना है, अपने काम पे फोकस करना है, सिलेंडर को फिर से बांधना है और भागना है। मैंने सिलेंडर को उठाया और उस सीट पे जहां मैं बैठा अभी साइकिल को चला रहा था उसके ऊपर इस अंदाज में रख दिया कि एक हाथ से अब मैं साइकिल पकड़ता हूं और एक हाथ से इस सिलेंडर को, और तेज तेज चलाता हुआ यहां से गुजरता हूं। मैंने ऐसा ही किया।
साइकिल का हैंडल जो था एक हाथ से पकड़ा और उस सिलेंडर को उठा के उस सीट के ऊपर रखा और सीट के ऊपर उसको बांध दिया, कैरियर भी साथ में बांध दिया और वहाँ से तेज़ी से इस तरह चलना शुरू हो गया कि मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाऊँ। खुदा का करना यह हुआ कि जिस वक्त वो धमाका सा हुआ और पीछे रखा हुआ कैरियर टूट गया और मुझे आगे साइकिल रोकना पड़ा, तो उस वक्त वो जो कहकों की आवाज़ आ रही थी वो बंद हो गई। वो अगर आवाज़ अब भी होती तो शायद मैं वहीं गिरता और बेहोश हो जाता। वहीं से मैंने तेज़ी से साइकिल के साथ चलता चलता नहर के किनारे होता हुआ मैं जैसे कैसे अपने गांव पहुंच गया। और उसके बाद वो वाक़यात जो मैंने पहले के सुन रखे थे सब याद आ गए, कैसे वो सब बताया गया था। इसी पीपल के नीचे कई लोग, मेरे जो सुनने में आया था, किसी सरकटे को खड़ा हुआ देखते हैं और उसके बाद कई लोग बेहोश हो गए, लेकिन एक मामला अभी भी हल नहीं हो रहा था और वो था उसी पीपल के दरख्त के साथ ही जो रेल की पटड़ी थी, वहां पे वो वाकयात जो कई लोगों के साथ हो चुके थे। पहला वाकया उस गांव का एक वो शख्स था कि जिसने रेल की उस पटड़ी पे खुदकुशी कर ली थी और उसके वजूद के 2 टुकड़े हो गए थे। अब जब ट्रेन गुजर के गई थी और गांव वालों की निगाह पड़ी थी तो एक वजूद इस अंदाज में पड़ा था कि आधा कट के रेल की पटड़ी के दरमियान में पड़ा था और उसका आधा वजूद रेल की पटड़ी के बाहर पड़ा था। यह पहला वाकया था जिसको गांव वालों ने यही समझा कि कोई इंसान जो अपनी जिंदगी के हालात से तंग आकर अपने जीवन को ख़त्म करने की कोशिश करता है और ठान लेता है कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी जिसमें इतने दुख, मुसीबत और परेशानियां हों, तो वो अपने वजूद को, अपने जिस्म को, अपनी जान को ले लेता है। शायद उसने भी ऐसा ही किया था। खुदकुशी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगला वाकया जब उसी ही जगह पे एक और औरत की इसी तरह कटी हुई लाश मिली थी, उसके ऊपर भी से भी ट्रेन गुजर कर गई थी और उसका वजूद भी कट गया था। उसने भी खुदकुशी कर ली। शायद वो भी अपनी जिंदगी के हालात से तंग आ गई थी, शायद उसे भी इन दुखों से छुटकारा हासिल करना था, तभी उसने अपनी जान दे दी। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग ये बात जरूर सोच रहे थे कि दूसरा वाकया भी उसी जगह पे हुआ है। और जब तीसरा एक ऐसा वाकया हुआ कि एक और शख्स ने, जिसको किसी ने देखा कि वो उस पीपल के दरख्त से निकल के आया, दूर खड़े हुए एक शख्स ने देखा पीपल के दरख्त के साथ से वो चलता हुआ आया और उसी लम्हे ट्रेन आ रही थी और वो ऐसे अंदाज में चलता हुआ आया कि बिल्कुल ट्रेन के जैसे ही पास पहुंचा उसने देखा कि वो एकदम जैसे किसी ने उसको धक्का दिया हो या वो खुद से गिर पड़ा हो। वो काफ़ी दूर खड़ा था इसलिए नहीं देख सका कि किसी ने धक्का दिया है या गिर पड़ा है। अगर उसको किसी ने धक्का दिया था तो धक्का देने वाला नजर नहीं आया था, महसूस हुआ था और वो इस तरह पटड़ी पे गिरा कि उसी वक्त ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। अब गांव के अंदर बेइंतहा खौफ फैल गया कि ये तीसरी मौत है और सबसे अहम बात ये थी उसी जगह पे ही वो मौत हुई थी जिस जगह पे पहले 2 लोगों ने भी खुदकुशी की थी। रेल की पटड़ी तो बहुत लंबी होती है, अगर किसी ने खुदकुशी करनी ही थी तो किसी और जगह पे कर लेता, रेल की पटड़ी पे ही करता, ट्रेन के नीचे ही आता, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता। पहले दोनों ने भी एक ही पटड़ी पे, एक ही ट्रैक पे, एक ही जगह पे खुदकुशी की थी और इस शख्स को जिसको धक्का पड़ा था या खुद से गिरा था, जिसने गवाही दी थी कि वो भी उसी जगह पे हुआ था। अब ये खौफो हरास फैल गया और जगन कहते हैं वहीं पे एक गांव के शख्स ने गांव वालों को बताया कि वो रात के टाइम बाहर गया हुआ था और उसको देर हो गई। अब वो अपने गांव की तरफ आ रहा था कि उसी पीपल के दरख्त के जैसे ही वो करीब पहुंचा तो उसी लम्हे उसने देखा पीपल के दरख्त के नीचे एक सर कटा खड़ा है। वैसा ही मंजर उसने बताया जैसा गगन ने अपनी आंखों से देखा था साइकिल पे, जब वो सिलेंडर लेके आ रहा था साइकिल पर, बिल्कुल उसी तरह सर कटा दरख्त के नीचे खड़ा था।
और जैसे उस शख्स ने उस सरकटे को वहां खड़े हुए देखा तो खौफजदा, बहादुर था वो, बहुत बहादुर था, गांव वालों में काफी बहादुर जाना जाता था। तो उसने जैसे ही देखा तो वो वहां से दौड़ना शुरू हो गया और वो दौड़ते दौड़ते रेल की उस जब पटड़ी के करीब पहुंचा तो उसी वक्त उसको पीछे से किसी ने धक्का दिया और जैसे ही उसको पीछे से धक्का पड़ा तो वो रेल की पटड़ी के ऊपर गिर गया और जैसे ही वो गिरा वो बेहोश हो चुका था। शायद उससे पहले जो लोग गिरे थे वो इतना बेहोशी में ही रहे थे या क्या हुआ था कि ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई थी। लेकिन वो कहता है मैं पटड़ी के ऊपर पड़ा हुआ था, बेहोशी की हालत में था कि गड़गड़ाहट जो उस पटड़ी के अंदर थी, जो उस ट्रैक के ऊपर थी जहां से ट्रेन आ रही थी, तो वो पूरी ट्रेन का ट्रैक हिल रहा था, उसके अंदर गड़गड़ाहट थी। कैसे मुझे लगा कि मैं सोया हुआ हूं, ख्वाब में हूं, नींद में हूं और मेरी आंख खुल गई। और जैसे ही मेरी आंख खुली मैंने देखा मेरा मुंह पत्थरों के ऊपर पड़ा हुआ है, एक फट्टा है लकड़ी का और उसके ऊपर पत्थर साथ में पड़े हुए हैं और मेरा मुंह उस लकड़ी के तख्ते पे है और सामने पत्थर है। मैंने आंखें खोली, मैंने कहा ये मैं पत्थर, ये मैं कहाँ हूँ? और इतनी देर में मुझे होश आ गया कि मैंने देखा कि मैं रेल की पटड़ी पे इस अंदाज में मुंह के बल गिरा हुआ हूँ कि अब रेल कहीं से आ रही है और उसकी वजह से जो एक ट्रैक के अंदर गड़गड़ाहट पैदा होती है, रेल के ट्रैक के अंदर जो एक शोर पैदा होता है वो मुझे महसूस हो रहा था। और उसी लम्हे जब मैंने एकदम से अपना सर उठाया और सामने की तरफ देखा तो एक हारन की आवाज़ थी जिसकी वजह से मैं जागा था। वो हारन की आवाज़ ट्रेन की थी। ट्रेन के ड्राइवर ने दूर से ही देख लिया था कि पटड़ी के ऊपर एक ऐसा इंसान पड़ा हुआ है शायद जो खुदकुशी करने जा रहा है और तभी उसने ज़ोर ज़ोर से हारन बजाना शुरू कर दिया था। और अब मुझे एहसास हुआ जो मैं जागा हूं उस हारन की वजह से जागा हूं। मैं बेहोश था, आंख खुली तो ऐसा महसूस होता था कि मैं एक तख्ते के ऊपर लेटा हूं लेकिन मेरा वजूद टेढ़ा क्यों है, ऐसा सोच ही रहा था कि गड़गड़ाहट महसूस हुई। और साथ ही कानों ने कहा क्या तुम शोर को नहीं सुन रहे? कोई शोर मचा रहा है और वो शोर था हारन की आवाज़। एकदम से मैंने जब देखा तो दूर से मुझे ट्रेन आती जो करीब पहुंच चुकी थी, जिसकी रोशनियां तेज थी ट्रैक के ऊपर, उसकी रोशनियों में उसी रोशनी की वजह से उस ड्राइवर ने मुझे पड़े हुए देख लिया था। और जैसे ही मुझे ट्रेन नजर आई एकदम से मैंने छलांग मारी और ट्रेन की ट्रैक से आगे हट गया। और जैसे ही मैं ट्रेन के आगे से हटा तो इतनी देर में ट्रेन करीब पहुंच गई और तेजी से चलती हुई आगे बढ़ गई। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं जब तक ट्रेन गुजरती रही कि अपनी जगह से हिल भी सकूं। मैं गहरी ऊंची ऊंची जोर जोर से सांस ले रहा था। यकीन नहीं आ रहा था मैं बच गया हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं। और उसके बाद वो उठा, घर पहुंचा, उसको शदीद बुखार हो गया। इस कैफियत में ही नहीं था कि घर वालों को कुछ बता सकता, डरा हुआ बहुत ज़्यादा था, घर वाले परेशान रहे। वो रात सारी जागता रहा। जब सुबह हुई गांव वालों को बुलाया गया, पूछा क्या हुआ और उसकी तबीयत बेहतर हुई तो उसने सारी कहानी सुनाई कि मैंने वहाँ पे सर कटे को देखा है और मैं उस खौफ ज़दा इतना हो गया कि वहाँ से मैं भागा हूँ और भागते हुए जैसे ट्रेन के करीब पहुँचाऊँ तो मुझे बाकायदा धक्का पड़ा है पीछे से और धक्का पड़ते ही इतने ज़ोर से धक्का मारा गया है कि मैं बेहोश हो गया हूँ। मेरी आंख खुल गई उस रेल के हारन से। अब मुझे लगता है जो पहले भी कुछ मरे हैं शायद वो हारन नहीं सुन सके, वो बेहोशी की हालत में पड़े थे या क्या था, मुझे लगता है उन्होंने भी खुदकुशी नहीं की थी, उनको धक्का पड़ा था। और उस धक्के की वजह से वो गिरे, ऐसे बेहोश हुए कि उठ ही ना सके और मर गए। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी आंख खुल गई और मैं उठ गया और मैंने साइड पे छलांग मार दी। अब गांव वाले जब इसको ये सोचना शुरू हुए क्या वो सरकटा किसी को धक्का देता है, वहीं पे एक गांव की औरत जो हंसने मुस्कुराने वाली थी, बातें करने वाली थी, सबसे दुआ सलाम रखने वाली थी। गांव के लोग अमूमन एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, वो भी सबका ख्याल रखने वाली हंसमुख सी औरत थी, एकदम से गुमसुम सी हो गई। घर वाले नोट कर रहे थे, ना वो किसी से बात करती है ना वो कुछ कहती है, बस चुपचाप सा अपना खाना खा रही है, बैठी है, अजीब सी हालत उसकी हो रही थी। घर वालों ने उससे पूछा, बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। एक ऐसी औरत जो बातूनी भी हो, दुख सुख बांटने वाली हो, अपने काम काज को करती हो, वो ऐसी एक रोबोट बन गई थी कि अपने बिस्तर पे सो जाती, उसको कुछ खाने को देते तो चुप करके खा लेती और फिर बैठी रहती, सो जाती।
घर वालों को फिक्र लाहिक हुई कि इसको क्या हुआ है, पूरा दिन इसका खामोशी में गुजर गया, अगला दिन भी वो मुसलसल खामोश रही। अब क्या करें, इसको किसी पीर फकीर के पास लेके जाते हैं, कोई साया तो नहीं हो गया इसके ऊपर। लेकिन इससे पहले कि अगले दिन वो उसको लेके जाते, घर वालों ने देखा वो अपने बिस्तर पे मौजूद नहीं है। उसको ढूंढने के लिए जैसे ही बाहर निकले तो तभी उन्होंने देखा दूर से हारन बजाती हुई ट्रेन आ रही है। ट्रेन जब इस तरह का हारन बजाती थी तो गांव वाले अलर्ट हो जाते थे। इसका मतलब है पटड़ी के करीब कोई, उस ट्रैक के करीब कोई मौजूद है और ट्रेन का ड्राइवर हारन बजा रहा है कि आगे से हट जाओ। क्योंकि बच्चे इर्द गिर्द जब खेलते भी थे उस ट्रैक के, तब भी दिन के टाइम में ड्राइवर हारन बजाता था और वैसे भी एहतियातन बजा देता था कि ट्रेन आने लगी है, यहां से हट जाओ। अब दोनों तरफ तो घर थे लेकिन काफी फासले पे, तो बच्चे वहां पे खेलते थे। अब उस वक्त जिस तरह वो हारन बजाता आ रहा था, उन्होंने कहा क्या कोई ट्रेन की पटड़ी के करीब मौजूद है जो इस तरह का हारन बजा रहा है। तभी उन्होंने देखा उनकी वही औरत जो गुमसुम हो चुकी थी ट्रेन के ट्रैक के साथ खड़ी हुई थी और उसको हारन की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो सारे भागे कि कहीं ये ट्रेन के नीचे ना आ जाए या आजकल जिस तरह गुमसुम सी है इसके साथ कोई मसला ना हो जाए। वो तेज़ी से भागे लेकिन फासला काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि वो दूर से इसलिए नज़र आ गई थी कि वो बिल्कुल ट्रेन के ट्रैक के साथ ही खड़ी थी और दूर से आने वाली जो ट्रेन थी उसकी जो तेज़ रोशनियाँ थीं, वो तेज़ रोशनियाँ जहाँ उस ट्रेन के ट्रैक को क्लियर दिखा रही थी, वहीं पर वो रोशनी उस खड़ी औरत पर भी पड़ रही थी। वो भागते हुए उसके करीब जाने की कोशिश तो कर रहे थे। ड्राइवर ने शायद ब्रेक लगाने की कोशिश भी की थी लेकिन ट्रेन की स्पीड काफ़ी तेज़ थी और ट्रेन करीब पहुंचते पहुंचते देर हो जाती। इधर से घर वाले भी भागे लेकिन उसने मुड़ के एक दफ़ा अपने घर वालों को देखा जैसे कह रही हो आंखों आंखों में खुदा हाफिज, मैं जा रही हूँ। उसने मुड़ के घर वालों को देखा और उसके बाद जैसे ही ट्रेन करीब पहुंची वो ट्रेन की ट्रैक के ऊपर लेट गई और ट्रैक के ऊपर जैसे ही लेटी ट्रेन के पहिए उसके वजूद को दो टुकड़ों में काटते हुए आगे बढ़ गए। अब गांव के अंदर ये जो बात फैल गई थी कि वो सरकटा है, वो शायद धक्का देता है, इसने तो खुद से खुदकुशी की थी और घर वालों ने अपनी आंखों से देखा था और गांव वालों को बताया था कि हाँ उसने खुद से खुदकुशी की है। लेकिन एक बात तो थी कि वो गुमसुम सी हो गई थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी। अब गांव के अंदर ये मशहूर हो गया यहाँ पे बहुत बुरा साया है, बहुत खतरनाक किस्म का साया जो इंसान के दिमाग को जकड़ लेता है, इंसान को दीवाना बना देता है और इंसान उसके बाद या तो खुदकुशी कर लेता है या वो खौफनाक सरकटा इंसानों को अपना आप दिखाता है, डराता है और उस वक्त भगाता है जब ट्रेन आती है। और अगर ट्रेन से पहले कोई उसको देख ले तो वो उसके वजूद को बेहोश कर देता है ट्रेन की पटड़ी के ऊपर और जैसे ही ट्रेन गुजरती है तो वो कुचला जाता है, कट सा जाता है। ये सारे वाकयात गगन ने जो भेजे हैं ये उस वक्त के हैं जब गगन छोटा था। गगन ने जब वो गैस का सिलेंडर लेके आ रहा था और सरकटे को देखा था अपनी आंखों से, उससे पहले ये वाकयात वो सुन चुका था लेकिन वो कहता था ये गांव के वहम हैं, ये गांव के वाकयात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नौजवान था क्योंकि बहुत पहले के वाकयात थे। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देख लिया तो उसको वो सारे वाकयात याद आए। हाँ वो सब सच था क्योंकि वहीं पे ही जो उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक वाकया था वो था उसके वाले साहब। उसके वाले साहब एक सरकारी मुलाजमत करते थे। वो बिल्कुल ठीक ठाक बेहतरीन हंसमुख से थे, उनके अंदर कोई भी खराबी नहीं थी, कोई भी ऐसी आदत नहीं थी जिसको कह सकें कि बुरी आदत के मालिक थे। अपने काम से काम रखने वाले, हंसमुख से, यार दोस्त के, गांव का ख्याल रखने वाले। पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वाले साहब चुप चुप से रहना शुरू हो गए। अब घर वालों को परेशानी लाहक हुई कि इनको क्या हुआ है। बहुत ज़्यादा पूछा गया लेकिन वो खामोश रहते। उस खामोशी में क्या हुआ कि हमारे घर के साथ ही रेल का ट्रैक था, उस ट्रैक के उस पार शराब की दुकान थी। उसी खामोशी में गुमसुम की ज़िंदगी गुजारते हुए जो कुछ दिनों से मुसलसल खामोश थे, वो चुप करके गए और उस शराब की दुकान से
वो एक शराब खरीद कर ले आए। उन्होंने बोतल खोली और उसको पीना शुरू कर दिया। और घर वालों के लिए ये एक हैरान कुन बात थी, जिस बंदे ने जिंदगी में कोई नशा नहीं किया था वो अब शराब पीने लगा था। पूछ पूछ के थक गए थे, लेकिन किसी को कुछ भी उन्होंने जवाब नहीं दिया था। और जब शराब आ गई तो फिर तो और परेशानी शुरू हो गई। लेकिन अब उनकी रूटीन क्या होती, जब वो दफ्तर से वापस आते वो एक शराब की बोतल लेते और घर बैठते ही शराब खोल लेते। पूरी बोतल शराब की वो चढ़ा जाते। ऐसा शख्स जिसने ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पी थी, वो शुरू में 2-3 दिन 4 दिन तो, या हफ्ता 10 दिन कह लीजिए, थोड़ी थोड़ी पीता रहा। लेकिन फिर नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि वो पूरी पूरी बोतल पी जाता। बोतल पी के सो जाता और सुबह उठता तो चुप करके अपने ऑफिस चला जाता। ऑफिस वाले भी नोट कर रहे थे, वो सिर्फ काम से काम रख रहा है, कोई सवाल जवाब का कुछ होश नहीं उसको। उसको जो कहा जाता है चुप करके वो काम करता है और वापस आ जाता है। ऑफिस वालों ने भी घर वालों तक ये बात पहुंचाई थी, ये बहुत गुमसुम सा हो गया है, बहुत चुप सा हो गया है, क्या बात है, कोई घर की परेशानी है? घर वालों ने कहा नहीं, हम तो खुद परेशान हैं कि क्या बात हो गई है। बहुत कोशिश के बावजूद पता ना लगाया जा सका। गगन कहते हैं ये मुझे उस वक्त पता लगा जब मैंने उस बिल्ली को देखा था, क्योंकि मैंने सुन रखा था मेरे वाले साहब के ऊपर जादू हो गया था। और वह एक ऐसे जादू का शिकार हो गए थे जो मैं आगे बताता हूं, कि फिर वो मुसलसल शराब पीते रहे। और फिर एक दिन ऐसा भी आ पहुंचा कि उन्होंने ऑफिस नहीं गए, सारा दिन घर पे लेटे रहे और शाम को जाके शराब की बोतल ले आए, शराब पी, सो गए। और फिर रूटीन ऐसी बदली कि अब वो ऑफिस नहीं जाते थे, सिर्फ शराब पीते थे और घर रहते थे। शराब पीते और घर रहते थे। हम छोटे थे, हमें इस बात की समझ नहीं थी। और वहीं गांव के अंदर, ये उन दिनों की बात है जब लोग खुदकुशियां कर रहे थे, इस तरह के वाकयात हो रहे थे। हमारे पिता भी शराब पीते रहे, जो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे, कोई बुराई उनके अंदर नहीं थी। वो ऐसे शराब की लत में पड़ गए कि एक दिन उन्होंने शराब की बोतल पी। और शराब, आज अभी रात नहीं हुई थी, 8-9 बजे का टाइम होगा या 7-8 बजे का टाइम होगा, कि उन्होंने शराब की बोतल पूरी ख़त्म नहीं की। वो तो पूरी पीते थे। उन्होंने थोड़ी सी पी और उसके बाद अपनी जगह से खड़े हो गए। अब कोई भी घर वाले उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते थे। माँ भी बहुत ज़्यादा अब नहीं कहती थी, रोक रोक के थक गई थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ये अपने घर से निकल पड़े और चलते हुए उस रेल के ट्रैक के पास पहुंच गए। चुप करके खड़े रहे और थोड़ी देर के बाद जैसे ही ट्रेन ने दूर से हॉर्न बजाना शुरू किया कि जो भी है इस ट्रैक के आगे से हट जाए, ट्रेन आने लगी है। और जहाँ पे गांव होते हैं, इर्द गिर्द गांव हो, बीच में से रेल की पटड़ी हो, रेल का ट्रैक गुजरता हो, तो वहाँ दूर से वो रोज़ ट्रेन वाले हॉर्न बजाते हैं कि हट जाओ, कोई अगर है भी सही तो उठ जाओ। तो ट्रेन हॉर्न बजाती हुई आ रही थी। गगन के वाले साहब रेल के ट्रैक से काफी दूर खड़े थे और जैसे ही ट्रेन करीब पहुंची, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो ट्रैक के करीब गए। और जैसे ही ट्रेन सर पे पहुंच गई तो वो इस तरह छलांग मारकर लेट गए कि ट्रेन उनके वजूद के ऊपर से टुकड़े करते हुए गुजर गई और वो मर चुके थे। और ये वही जगह थी जहां पे बाकी लोगों ने भी खुदकुशी की थी, या उनको धक्का पड़ा था, या वो सर कटा उन्होंने देखा था और उसके बाद वो वहाँ आके मरे थे। उनके वालिद भी उसी जगह पे अपनी जान की बाजी हार चुके थे। लेकिन जब बड़े हुए, वालिद साहब मर चुके थे, माँ ने पाला। और गगन कहते हैं जब बड़ा हुआ मैंने उस सरकटे को देखा और मैंने बिल्ली को देखा था, तो मुझे उस वक्त बातों को पता लगना शुरू हुआ था कि हमारे घर के ऊपर बहुत सख्त काला जादू किया गया है। और जब बड़े हुए तब माँ ने बताया था कि हाँ, तुम्हारा बाप कहता था कभी कभी जब वो होश में होता था, वरना वो हर वक्त मदहोश में रखता था, शराब पी के मस्त रहता था। पहले रातों को पीने वाला, फिर दिन रात पीना शुरू हो गया था। उसने कहा था वो मुझे कहती है पियो, कहता है पियो, और फिर कभी लफ्ज़ कहता, उनका वालिद कभी कहती है और कभी कहता है।
यानी उसको कोई मजबूर करता है कि शराब पियो। अगर मैं शराब नहीं पीऊंगा वो मुझे मार देंगे। वो कहते हैं शराब पियो, बस इतना जुमला बोलते और उसके बाद वो शराब पीना शुरू कर देते। बीवी थी शदीद दुखी थी, परेशान थी कि शौहर इतना अच्छा नेक, कभी शराब ना पीने वाला, क्या हो गया है। बस एक ही दफा कहा, वो कहते हैं शराब पियो नहीं तो मार देंगे, और वो शराब पीता। बीवी इस बात पे परेशान थी कि कौन है इधर उधर से जो भी तोड़ कराने के लिए तावीज़ लेके आते हैं, किसी से कुछ भी दम दरूद कराते हैं, वो सब करा चुकी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जितना भी वो पढ़ के लाती, तावीज़ पिलाती, ये करती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो पीते रहते और कहते वो मुझे मार देंगे, मैंने शराब ना पी। और उस दिन भी उन्होंने अपनी शराब नहीं पी थी, और शराब ना पीने की वजह से, वरना वो अगर बोतल उस रात भी पी लेते उनको कुछ ना होता, उन्होंने थोड़ी सी पी थी और छोड़ दी थी, और चलते हुए वो ट्रैक के पास गए थे। और उन्होंने खुदकुशी की थी या उनको किसी ने मारा था, ये कोई नहीं जानता। लेकिन मैंने जब उस बिल्ली को जिस तरह गायब होते देखा था, फिर मुझे वो सर कटा भी जब याद आया, तो फिर मुझे घर के अंदर महसूस होना शुरू हो गया था, हमारे घर के ऊपर काला स्याह बिल्ला मुझे अक्सर नजर आता। और वो जैसे ही नजर आता मेरे वजूद के अंदर एक कपकपाहट सी तार जाती, ऐसी कपकपाहट में कांपना शुरू हो जाता। मैं जान जाता ये बिल्ला नहीं है, ये कोई है जिसने हमारे घर पे कब्जा कर रखा है, जिसने हमारे बाप की जान ली है। और जब वो वाकया हुआ सर कटे का और मैंने उसको देख लिया, घर तो मैं पहुंच गया, और उसके बाद मैं इतना खौफजदा हो गया था, शायद उस घर के अंदर रहना, उस गांव के अंदर रहना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने अपनी माँ को बता दिया था, और उस बिल्ले के बारे में भी पता था। मज़ीद इस तरह के जादू के जो वाक़यात हो रहे थे, हमारी तबीयत का ख़राब हो जाना, कभी वालदा को कुछ हो जाना, कभी मुझे कुछ हो जाना, कभी बाकी बहन भाइयों को कुछ हो जाना, हमारी हालतें ख़राब होती जा रही थी, हमारी सेहत, हमारी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, मामला दिन ब दिन शदीद ख़राब होते जा रहे थे। और तभी वालदा ने फ़ैसला किया, मुझे अपने बच्चों की ज़िंदगी अजीज़ है। मेरा शौहर ठीक कहता था कि वो शराब नहीं पिएगा तो उसको मार देंगे। वो जो चीज़ भी थी वो आज भी इस घर के अंदर मौजूद है। हमारी माँ ने हमें ज़्यादा नहीं कहा, मैं उसको देख चुकी हूँ, मैं उसको महसूस कर चुकी हूँ, वो आज भी इसी घर के अंदर मौजूद है। और मुझे अब इस घर में नहीं रहना, इस गांव में ही नहीं रहना, और कभी भी नहीं रहना, ना ही कभी वापस आना है। मुझे अपने जो बच्चों की ज़िंदगी अजीज़ है। और हमारी माँ ने फिर वो घर छोड़ दिया था, और फिर हम उस गाँव से चले गए थे। आज जिस तरह उन्होंने बताया कि वो दूसरे शहर में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, और ये जो गांव है ये रियल उन्होंने नाम बताया है गगन ने, गोबिंदगढ़, और ये नियर है साहनेवाल, लुधियाना जो शहर है उसके करीब साहनेवाल है। वहाँ पे एक ये गांव है जहाँ के ये वाक़यात हैं, जहाँ पे ख़ुदकुशियाँ लोग एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा करते रहे हैं, जहाँ पे सरकटा लोगों को नज़र आता रहा है, जिसको इन्होंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा। मैंने पहले भी एक स्टोरी में यही बात की थी कि आज भी कई वाक़यात हो रहे हैं, और मे भी हो सकता है उसी गांव की जिसका मैंने अभी नाम लिया साहनेवाल, कोई वहाँ की कहानी सुनने वाला मेरी कहानी को सुनता है, तो हो सकता है आज भी वहाँ पे वाक़यात हो रहे हों, क्योंकि ये रियल लोकेशन उनके कहने पे मैंने बता दी, वरना लोग कहते ना बताया करें, मैंने बता दी। तो अगर आप वहीं के हैं और आज भी कोई वाक़यात हो रहे हैं तो ज़रूर मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। आपके वाक़यात को मैं अपनी कहानी का हिस्सा बनाऊंगा।